दोस्तों नमस्कार। कोई भी रिकवरी एजेंट या फिर कोई भी कलेक्शन मैनेजर आपको लीगल जाने की धमकी दे, लीगल कार्रवाई की धमकी दे या फिर किसी भी लीगल नोटिस भेजने की धमकी दे, फिर चाहे वो कोई सिक्योर लोन हो, अनसिक्योर लोन हो, कोई क्रेडिट कार्ड हो या फिर ऐसा कोई भी लोन हो, तो आप लोगों को 1% भी डरने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये जो रिकवरी एजेंट्स हैं, ये जो कलेक्शन मैनेजर हैं और ये जो अपने आप को अलग अलग क्वालिटी के ऑफिसर बताते रहते हैं ना, बैंक वाले या फिर कोई एनबीएफसी वाले, और ये आपको धमकी देते हैं कि हम आपके ऊपर लीगल कार्रवाई करेंगे, ये नोटिस भेजेंगे, वो नोटिस भेजेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो आपको उसके अंदर 1% भी डरने की जरूरत नहीं होती है। बैंक और एनबीएफसी क्या लीगल कार्रवाई कर सकती है और वो कर कौन सकता है? धमकी देने वाला वो चीज़ नहीं कर सकता। ये आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। क्योंकि वैसे भी चलो सिक्योर लोन तक के अंदर मैं कहता हूँ कि जो कलेक्शन मैनेजर्स, आपको ये जो मैनेजर और ये जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं ना, धमकी देते हैं कि हम नोटिस इशू करके आपका घर नीलाम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और अनसिक्योर लोन के अंदर बोलता है कि आपके घर की खुड़की कर देंगे, आर्बिट्रेशन कर देंगे, ये नोटिस भेज देंगे, वो नोटिस भेज देंगे, केस कर देंगे। इसमें आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं होती। मैं आपको आज A to Z रिकवरी के अंदर लीगल नोटिस का और लीगल कार्रवाई का पूरा प्रोसीजर ही बताने वाला हूँ, ठीक है। आपको डरने की जरूरत क्यों नहीं है, ये सारी चीजें भी बता दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका हर्ष कुमार, आपके चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में आपको स्वागत करता हूं। अगर लोन संबंधित आपकी कोई भी परेशानी है, कोई लोन रिकवरी वाला आपको परेशान कर रहा है, कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा लेना चाहते हो, कॉल्स रुकवाना चाहते हो, विजिट रुकवाना चाहते हो, या फिर कोई लीगल नोटिस आया है उसका रिप्लाई लिखवाना चाहते हो, तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए अपनी कहानी पे आ जाते हैं कि ये क्या है। क्या सच्चाई में कोई रिकवरी एजेंट या फिर कोई कलेक्शन मैनेजर कोई भी लीगल कार्रवाई कर सकता है या फिर कोई भी नोटिस आपको भिजवा सकता है? द आंसर इज नो। क्यों? अब है तो काम करने के लिए तो बैंक के लोग हैं, है ना, एक तरीके से मान के चले बैंक के कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, एजेंसी भी बैंक की है। जब ये लोग सेटलमेंट कर सकते हैं, सेटलमेंट का लेटर इशू करवा सकते हैं, तो क्या ये लीगल नोटिस इशू नहीं करवा सकते? बिल्कुल भी नहीं करवा सकते, 1% भी नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? सेटलमेंट एक अलग प्रोसीजर होता है। सेटलमेंट में क्या होता है कि कस्टमर केयर से बात चलती है और वो कस्टमर केयर आगे चल के इशू करवाती है सेटलमेंट लेटर और बाकी सब चीज़ें, और आपके लिए एक सेटलमेंट ऑफर लेके आती है। उसमें रिकवरी वाले उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन जो लीगल होती है कार्रवाई, मान लेते हैं चलो आपको रिकॉल नोटिस भेजना है, आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजना है, सिक्योर लोन है तो 13(2) का नोटिस भेजना है आपको, ठीक है, या 13(4) का नोटिस भेजना है, जो भी चीज़ें हैं, ओके। अब इसके अंदर इनकी 1% भी नहीं चलती है। क्यों नहीं चलती? एजेंसी वाले तो नोटिस भेजेंगे नहीं, और ये जो कलेक्शन मैनेजर, ये जो रिकवरी एजेंट, ये सब एजेंसी वाले लोग होते हैं। ये कभी भी बैंक के बंदे नहीं होते हैं। सिक्योर लोन तक के अंदर कोई बैंक का बंदा इन्वॉल्व नहीं होता है ज़्यादातर। अब आप लोग पूछोगे कि सर ये तो बैंक के ही लोग बताते हैं। आप किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच में जा सकते हो और वहाँ जाके रिकवरी एजेंसी के और रिकवरी एजेंट्स के बारे में पूछ सकते हो। उन लोगों को 1% भी नहीं पता होगा। सभी भाइयों को पता होगा कि जितने बैंक है, जितनी भी एनबीएफसी है, वहाँ पर जो ऑफिसर्स काम करते हैं, एनबीएफसी छोड़ दो, साइड कर दो उसे, ठीक है। एनबीएफसी के कई बार ये खुद के लोग होते हैं, लेकिन जितने भी बैंक होते हैं वहाँ पर क्या होता है कि उनके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो कोई एग्जाम क्रैक करके आए हैं, कोई बड़ी डिग्री क्रैक करके आए हैं। मिनिमम जो लोगों की सैलरी रहती है वो 1 लाख रहती है, उससे ऊपर रहती है कई बार, ठीक है। एक हमारे क्लाइंट है, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, उनके मैनेजर है, उनको भी रिकवरी एजेंसी के बारे में, एजेंट्स के बारे में 1% चीज़ नहीं पता। क्यों नहीं पता? अब उनकी सैलरी भी 1 लाख से ज़्यादा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस वजह से नहीं पता है क्योंकि वहाँ पर कोई काम चलता नहीं है। ये हमेशा थर्ड पार्टी के लोग रहते हैं। अब जो लॉ फर्म्स होती हैं, जो एडवोकेट होते हैं बैंक के या फिर बैंक के या फिर एनबीएफसी के, ओके, इनका और रिकवरी एजेंट्स का कनेक्शन कोई नहीं रहता, 1% भी नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? जैसे मान लेते हैं एसबीआई बैंक है, उसने एक लॉ फर्म हायर करी है, कोई भी उनका होगा, उन्होंने एक लॉ फर्म हायर करी है। अब जो थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी है उसको भी कॉन्ट्रैक्ट ही गया हुआ है, और जो लॉ फर्म है उसको भी कॉन्ट्रैक्ट ही गया हुआ है। अब उनको जब नोटिस भेजना होगा तब वो भेजेंगे। अब कई भाई लोग बोलते हैं कि नहीं सर, ऐसा हुआ है कि मुझे एजेंट ने बोला और उसके 10-5 दिन बाद मुझे नोटिस आ गया। ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन इसका क्राइटेरिया क्या है? एक लीगल नोटिस भेजा कैसे जाता है, पहले ये बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। मान लेते हैं कि एक साथ
100 लोगों ने डिफॉल्ट करा या फिर आगे पीछे करा, किसी ने 10 दिन पहले करा, किसी ने 10 दिन बाद करा। अब जैसे ही इनका एक टाइमिंग आएगा, एक लॉट बनेगा। हमेशा नोटिस भेजते टाइम पे एक लॉट बनता है। क्यों बनता है लॉट? क्योंकि ये जो इनकी लॉ फर्म होती है या फिर इनके जो एडवोकेट होते हैं वो एक एक बंदे के लिए डेली नोटिस नहीं भेज सकते। उनके लिए वो बहुत ज़्यादा माथापच्ची होगा, सबके हर किसी के लिए एक अलग फॉर्मेट बनाना। अब मानते हैं सबको एक आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजना है, तो वो क्या करेंगे, एक आर्बिट्रेशन का नोटिस ड्राफ्ट करेंगे और वो वेट करेंगे। जैसे ही 100 लोगों का, 200 लोगों का, 300 लोगों का, अगर बहुत बड़ी लॉ फर्म है तो कई और 500 लोगों का भी बनता है। वैसे अगर एक छोटी लॉ फर्म है तो फिर 100 लोगों का मैं मिनिमम मान के चलता हूँ। जैसे ही 100 लोगों का लॉट बनता है वैसे ही होगा क्या कि अब उनकी डिटेल्स ली जाएंगी और जो फॉर्मेट बना हुआ था वहां पर एक सॉफ्टवेयर की मदद से सारा डाटा फर्ज करा जाएगा, वहाँ साइंस वगैरह होंगे और आपको फिर पीडीएफ से, आपको फिर स्पीड पोस्ट से, आपको ईमेल से, आपको व्हाट्सएप से या फिर आपको एसएमएस के द्वारा वो नोटिस भेजे जाएंगे। समझ रहे हो? इसमें रिकवरी एजेंट्स और कलेक्शन मैनेजर का 1% भी वो नहीं रहता, वो अपनी तरफ से अपना हुक्म नहीं चला सकते। वो सब सिर्फ आपको धमकी देता है। यहाँ तक कि सिक्योर लोन तक के अंदर उनके पास कोई पावर नहीं रहती। जैसे ही आपका लोन एनपीए होगा, जैसे ही 94 डेज होंगे, वैसे ही बैंक अपने आप अपना 13(2) का नोटिस अपने एडवोकेट के थ्रू इशू करवा देगा। बस बैंक डिटेल देता है, एजेंसी भी डिटेल नहीं देती है कि भाई साहब आप इसको ये नोटिस भेजो, उसको वो नोटिस भेजो, ऐसा नहीं है। लीगल फ्रेमवर्क अलग चलता है। अब ये जो जितनी भी फर्म्स होती हैं, जितने भी एडवोकेट होते हैं बैंक या फिर एनबीएफसी के, उनको लाखों रुपए सैलरी मिल रही है मेरे भाई, ऐसी बात नहीं। उनके कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़े बड़े हैं, समझ रहे हो? कोई हाई कोर्ट का लॉयर है, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का लॉयर है, कोई रिटायर्ड जज है, ये सब चीजें हैं, समझ रहे हो? अब उसके अंदर ये 10वीं फेल रिकवरी एजेंट जिसकी 10-15 हज़ार रुपए सैलरी है, जो आपकी कमीशन पे जी रहा है, वो उसको हुक्म देगा क्या? सोचने वाली बात है ना? ये इसको हुक्म देंगे क्या कि भाई साहब इसका नोटिस इतने बजे तक आ जाना चाहिए, इसको आप नोटिस भेजाओ, ये करो वो करो? अरे फाड़ देगा बीच में से, उनकी बातें नहीं सुनेगा। समझ रहे हो? ज्यादातर जितने भी लॉट्स बनते हैं उसके हिसाब से ही आपको नोटिस इशू होता है। हम मान लो जैसे हमारा एक ग्रुप है, हमारे पास जितने क्लाइंट है, जितने सब्सक्राइबर है, उन सबका हमने ग्रुप बना रखा है। 600-650 लोग बनते हैं उसके अंदर, डिफॉल्टर जितने भी है सारे, ठीक है। अब वहां पर क्या होता है, कई बार जब नोटिस आते हैं ना तो एक साथ 50 लोगों को, 100 लोगों को एक साथ नोटिस आ जाएंगे। कोई तमिलनाडु रहता है, कोई मुंबई रहता है, कोई दिल्ली रहता है, कोई जम्मू कश्मीर रहता है, लेकिन फिर नोटिस एक साथ क्यों आता है? क्योंकि उनका लॉट बनता है। क्यों लॉट बनता है? क्योंकि उन्होंने एक बैंक से ही लोन ले रखा है या फिर एक एनबीएफसी से लोन ले रखा है। जब लॉट बनेगा 1000 लोगों का बने, 500 का बने, 100 का बने, 50 लोगों का बने, 100 से नीचे का वैसा नहीं बनता है, ठीक है। कोई भी लॉट होगा, कोई भी लीगल नोटिस का लॉट बनाया जाता है, वो 100 लोगों से नीचे का कभी बनता नहीं है, ठीक है। जब वो 100 लोगों का नोटिस बनेंगे, डाटा फैच होगा, फिर आपको वो नोटिस आ जाएंगे, रिसीव हो जाएंगे। चाहे फिर वो डिमांड नोटिस हो, आर्बिट्रेशन हो, सेक्शन 25 हो, चेक बाउंस हो, जैसा भी नोटिस हो सबको एक साथ भेजा जाता है, ठीक है। ऐसे बनते हैं, ऐसे नोटिस आपको आते हैं। ये रिकवरी एजेंट कैसे धमकी देंगे कि अगर शाम तक पैसे नहीं आए तो आपको ये नोटिस भेज दिया जाएगा, आपके घर हम नोटिस लेके आएंगे, पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी। अरे इन्हें तो समन और नोटिस के बीच का फर्क तक नहीं पता। कुछ दिन पहले मेरी बात हो रही थी, एक हमारे क्लाइंट थे, उनका सिक्योर लोन था, ठीक है। अब सिक्योर लोन था, मॉर्गेज लोन था, उसके अंदर वो पेमेंट नहीं कर पाया था कुछ दिनों से, तो उनको धमकियां मिली जा रही थी कि आपका अभी दूसरा ही मन चल रहा था, अभी इनका एनपीए भी नहीं हुआ था। ये डेली धमकियां मिलती है, डेली कि भाई साहब हम आपका घर नीलाम करवा देंगे, ऑप्शन करवा देंगे, तुरंत ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो एक दिन मैंने बोला कि भाई साहब इसके कलेक्शन मैनेजर से मेरी बात करवाओ, मैं बात करके देखूँ क्या बोलता है नहीं। तो मैंने बात करी, मैंने क्लाइंट बन के बात करी, मैंने बोला कि हाँ भाई साहब बताओ क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। कहने लगा कि ऐसा नहीं है, एक बार इशू करवा दूंगा नोटिस, कल इशू हो जाएगा, परसों आके सारा सामान उठा के फेंक देंगे। मैं क्या, ऐसा है, पहले तो 13(2) का नोटिस तू इशू नहीं कर सकता, ठीक है। बैंक का एडवोकेट इशू करेगा, बैंक खुद इशू करेगा। उसके बाद भी मेरे को पहले वहाँ पर 60 दिन का टाइम मिलेगा, फिर 40 दिन का टाइम मिलेगा, ऐसे कर करके मेरे पास 6 महीने तक का टाइम है। तो क्यों? 13(2) का नोटिस इशू होता है, 13(4) का नोटिस इशू होता है, फिर सिंबॉलिक पोजीशन इशू होगा, फिर फिजिकल पोजीशन इशू होगा, उसके बाद जाके कहीं डीएम साहब का नोटिस आता है। समझ रहे हो? उसके बाद जाके कहीं डीएम साहब का नोटिस आता है और जो घर है या फिर जो जमीन है वो ऑप्शन के लिए जाती है। समझ रहे हो? और उससे पहले अगर आप डीआरटी या फिर हाई कोर्ट से स्टे ले लो तो उसमें भी कोई परेशानी नहीं है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कई क्लाइंट हुए जिनका भाई साहब ऑप्शन होने वाला था, घर सील हो गया था सब कुछ, उन्होंने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया और सारी चीजें रुक गई, या डीआरटी से ले लिया। डीआरटी में थोड़ा महंगा पड़ता है, वहां पर क्या होता है 20-25 पैसा आपको भरना, 20-25% आपको भरना पड़ता है, ये बात होती है।
लेकिन हाई कोर्ट में ऐसा नहीं है, वहाँ पर एक अलग फीस होती है, वो आपको जमा करनी पड़ती है, ठीक है। वो कम ही रहती है ज़्यादातर, कई बार 15-20 हज़ार 30 हज़ार रुपये तक के अंदर ही रहती है। ओके, तो ऐसी चीज़ें होती है। अब जब वो समझ गया तो बोलने लगा कि नहीं 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 तुम्हें कुछ नहीं पता, ये फलाना ढिमकाना। जब और 2-4 चीज़ें पूछी, सेक्शन वगैरह पूछा, तो फ़ोन काट के भाग गया, समझ रहे हो। तो इसीलिए कोई भी रिकवरी एजेंट आपको अगर लीगल की धमकी दे तो एक रामबाण उपाय बता रहा हूं आप लोगों को, सीख जाओ, वो बोलने लगो, अपने आप चुप हो जाएगा, फोन काट के भाग जाएगा। अगर बोले कि नोटिस इशू कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो आप उसको बोलना सिंपल शब्दों में कि भाई एक नोटिस मत भेजियो, भेज कम से कम 10 नोटिस, क्योंकि मुझे उसका ऑब्जेक्शन ही तो देना। अगर ज़्यादातर जितने नोटिस होते हैं अनसिक्योर लोन के अंदर, ठीक है, क्रेडिट कार्ड या फिर पर्सनल लोन के अंदर, उसके अंदर तो सबका ऑब्जेक्शन या फिर अपना रिप्लाई देना होता है। तो अगर अनसिक्योर लोन है तो सीधा बोलो कि भाई साहब एक काम कर, एक की जगह 10 नोटिस भेज, सबके ऑब्जेक्शन बना के एक साथ ही भेज दूंगा तेरे को। धमकी देने की जरूरत नहीं है, डरने वाला नहीं हूं मैं। ज्यादातर लोग माइंड से ही, बातों में ही कतरा जाते हैं। अगर आप अपने तरीके से चलो, अपने तरीके से बात करो, तो कोई डर नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। मेरे कई क्लाइंट हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, बिल्कुल उनको ज़्यादा उनकी स्कूल एजुकेशन नहीं हुई है, लेकिन वो क्या है, वो बातों से तेज है। रिकवरी एजेंट को झाड़ देते हैं कि जा एक की जगह 50 नोटिस दे साले, मैं ये करूंगा, मैं तेरे को भेजवाऊंगा सारी चीज़, भेज नोटिस। ना तो नोटिस आता है, ना उसके अगली बार कॉल आता है। और सिक्योर लोन के अंदर भी सेम चीज़ है। नोटिस बोल रहा है इशू करने को, आपको रिकवरी एजेंट फोन करके परेशान कर रहा, बोल रहा नोटिस इशू कर देंगे, ये कर, तो बोल दो भाई साहब एक काम कर, नोटिस इशू कर दे, उसके नोटिस इशू करवा, तो फोन मत कर, यहाँ पर फोन करने की जरूरत नहीं, रिकवरी करने की जरूरत नहीं, तो नोटिस इशू करवा, हम नोटिस का जवाब देख लेंगे, जहां से देना जैसे नहीं देना, ठीक है। तो ये तरीका है, ये तरीका अपनाओ, 1% परेशानी नहीं होगी, कोई लीगल नोटिस से डर नहीं लगेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आखिर में आना क्या है, कोई अनसिक्योर लोन होगा, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन का नोटिस, ये सब नोटिस आने, रिप्लाई लिखाओ, खत्म कहानी, कोई दिक्कत नहीं। आर्बिट्रेशन के अंदर भी क्या होता है, ऑब्जेक्शन दो, खत्म कहानी, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक कि अवार्ड तक पास हो गया तो उसके अंदर भी चैलेंज नोटिस फाइल कर सकते हो, है ना। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसके अंदर। सिक्योर लोन है तो उसका प्रोसीजर अलग चलता है, वहां पर भी रिप्लाई दिया जाता है, वहां पर भी उस चीज को रोका जाता है, स्टे के लिए कोशिश करी जाती है, वो करवाओ। आगे रही बात केसेस वगैरह की, तो केसेस भी इनके हाथ में नहीं है कोई। सेक्शन 25 का हो गया, चेक बाउंस का हो गया, वो भी इनके हाथ में नहीं है। वो भी अगर आपको सामान्य इशू होता है तो उसके अंदर भी सेम डे बेल वाला ऑफेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम डे बेल लो, खत्म कहानी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ओके, डरने घबराने की जरूरत नहीं है, दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, मैं फिर बोलता हूँ, ठीक है। यहाँ पर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करें, हमसे जुड़े, और हम आपको बताएंगे कि क्या चीज़ें करनी है आपको, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।